प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फाख्ता और शहजादे की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। शहजादे की शादी फाख्ता परिंदे के साथ कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ? आइए बिना वक्त खराब करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। किसी मुल्क में एक बादशाह था। उस बादशाह के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर कोई चीज नहीं थी तो वह औलाद थी, यानी उसके कोई बच्चा नहीं था। बच्चा ना होने का गम बादशाह से ज्यादा बादशाह की बेगम को था। वह दिन रात रोया करती थी। ना उनको खाना पना अच्छा लगता, ना कोई जेवर कपड़ा भाता, ना किसी तकलीफ में जाती, ना कोई खुशी मनाती। बादशाह अपनी मलका को बहुत चाहता था। वह मलका को समझाया करता, तसल्ली दिलासा दिया करता कि इसमें अल्लाह की कोई मसलेहत होगी जो उन्हें कोई बच्चा नहीं दिया। सब्र करो और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करो। बादशाह का दिल तो हुकूमत के कामकाज और देखरेख में फिर भी बहल जाता, मगर बादशाह बेगम का दिल जरा ना बहलता। हर वक्त परेशान और सोगवार रहती। बहुत से लोगों ने बादशाह को मशवरा दिया कि जहां अपना दूसरी शादी कर ले, शायद वही मलका उनको तख्तो ताज का वारिस दे दे, मगर बादशाह उस पर तैयार ना होता। वह अपनी बेगम का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन क्या हुआ, बादशाह बेगम की कनीज खास, यानी जो नौकरानी हर वक्त उनके साथ रहती थी, वह दौड़ती हुई आई और बोली, बादशाह बेगम, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका इकबाल बुलंद हो। मैंने सुना है अपनी हुकूमत में कहीं से कोई बहुत पहुंचे हुए दरवेश तशरीफ लाए हैं। वह जिसको दुआ देते हैं उसकी मुराद पूरी हो जाती है। अगर इजाज़त हो तो उन दरवेश साहब को आपके हुजूर में लाया जाए। वह अल्लाह से आपके लिए औलाद मांगे और उनकी दुआ से हो सकता है अल्लाह आपकी गोद भर दे। बादशाह बेगम ने ठंडी सांस भरकर कहा, नहीं गुलबदन, हमारी मुराद पूरी नहीं होगी और हमारी गोद खाली रहेगी। हमारा यह तख्त ताज गैरों में बन जाएगा और हमारा नाम लेवा कोई नहीं होगा। तुमको तो मालूम है हम कितने ही फकीरों और पीरों से दुआ के लिए कह चुके हैं। उसने कहा, फिर भी बादशाह बेगम, एक बार और कोशिश कर ली जाए। शायद इस बार अल्लाह दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। गुलबदन की बहुत खुशामद करने पर आखिर बादशाह बेगम उस दरवेश को बुलवाने पर तैयार हो गई। बादशाह को मालूम हुआ तो वह भी मलका का दिल रखने के लिए खुशी खुशी उन दरवेश साहब से मिलने के लिए राजी हो गया। उस रोज महल में बड़ी चहल पहल थी। दरवेश साहब को तशरीफ रखने के लिए तख्त बिछाया गया था। दरवेश साहब आए, बड़े नेक इंसान लग रहे थे। चेहरे से जैसे रोशनी फूट रही थी। तख्त पर बैठने के लिए कहा तो नहीं बैठे। बोले, हम फकीर लोग हैं, तख्त और कुर्सी नहीं जानते। जमीन हमारी बैठक है। और जमीन हमारा तरह अपनी चादर जमीन पर बिछाकर बैठ गए और तस्बीह पढ़ने लगे। बादशाह और बादशाह बेगम उनके सामने हाजिर हुए। दरवेश कहने लगे, बादशाह बेगम, आपको औलाद का मज़ा ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। कई साल गुजरने के बाद औलाद की खुशखबरी सुनकर बादशाह बेगम का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया। मगर यह सुनकर कि औलाद का मज़ा कई साल बाद मिलेगा, वह उदास हो गई और उनकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। दरवेश सा उनकी यह कैफियत देखकर तसल्ली देने वाले लहजे में बोले, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको भी आपके सब्र का फल मिलेगा। मगर हमने कहा, कुछ साल के बाद। हाँ, अगर आपका दिल हर वक्त उदास रहता है तो इसका इलाज यह है कि आप कोई ऐसा मशक निकालें जिसकी वजह से आपका दिल बहला रहे, आपका ध्यान बटा रहे और आपको सोचने का मौका ही ना मिल सके। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोले, आप कोई बाग लगवाएं, बेहतरीन फूल उसमें हो, अपने सामने उसकी काट छांट कर आएं। अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है। बाग को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनवाए, उसमें खूबसूरत तालाब बनवाए, फव्वारे लगवाए, तरह तरह के परिंदे मंगवा कर उसमें रखिए। देखिएगा फिर आपका दिल कितना खुश रहेगा। आप हर वक्त मसरूफ रहेंगी तो आपको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपनी इस महरूम का एहसास भी नहीं सताएगा कि आपके कोई बच्चा नहीं है। बादशाह यह सुनकर उछल पड़ा। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है आपने जनाब। हमारी बेगम को चाहिए कि आपके मशवरे पर अमल करें और अपने लिए खुशियां हासिल करें। बादशाह बेगम ने भी उस मशवरे को पसंद किया और दरवेश साहब का शुक्रिया अदा किया। दरवेश साहब कुछ देर के बाद वापस चले गए। बादशाह बेगम ने दूसरे ही दिन से बाग लगवाने का काम शुरू करा दिया। वह सचमुच बेहद मसरूफ हो गई। तलाश करके बेहतरीन पौधे मंगवाए गए। बहुत बड़ा बाग बनने लगा। हजारों का गर और मजदूर काम पर लगा दिए गए। 4-5 महीनों में बाग की 4 दीवारी बन गई। वह भी संगे मरमर से खूबसूरत गेट लग गया। रेशमी घास लगवाई गई। खूबसूरत रविश तैयार हुई। चारों तरफ फलों के पेड़ थे। अमरूद, अनार, सेब, केला, संतरा,
खुश्क मेवों के पेड़ों में काजू, बादाम, अखरोट के पेड़ थे और भी मेवे जो उस मुल्क में खाए जाते थे। उन पेड़ों के साथ कियारों में तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे। लाल गुला, नीले पीले बादामी, सफेद, हजारों रंग के महकते हुए फूल थे। बाग के बीचों बीच बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती, तड़पती, फड़कती दिखाई देती थीं और बेहतरीन सफेद हंसों का एक जोड़ा का काय बोलता हुआ तैरता नजर आता था। इतना खूबसूरत बाग था कि बस देखते ही बनता था। बादशाह बेगम अपने इस हसीन बाग की खुद देखभाल करती थी और अपने सामने सिंचाई गढ़ाई कराती थी। रोज सुबह बादशाह और बादशाह बेगम बाग की सैर को निकल आते थे। टहलते टहलते थक जाते तो संगे मरमर से बने हौज के किनारे जाकर बैठ जाते और मछलियों का तमाशा देखकर मजा लेते। इस तरह सचमुच बादशाह बेगम अपना गम भूल गई, हर वक्त खुश रहने लगी। दिन गुजरते गए, फलों के पेड़ ऊंचे होते गए, फूलों के पौधे घने हो गए, उनमें तरह तरह के फूल आने लगे। फलों के पेड़ फलों से लदे तो उन पर परिंदे आने लगे। प्यारी प्यारी चिड़ियां, नीली पीली काली सफेद लाल, उनके चहक से बाग में और रौनक आ गई। लेकिन चिड़ियों ने उन पेड़ों पर घोंसले भी बनाना शुरू कर दिए। बाग की देखभाल करने वाले मुलाजिमों ने उन घोंस को उजाड़ना चाहा तो बादशाह बेगम ने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, कोई घोंसला हटना नहीं चाहिए। खबरदार, जो किसी ने हाथ लगाया, इन्हें घोंसले बनाकर बच्चे निकालने दो। अगर यह हटाए गए तो बाग की रौनक खत्म हो जाएगी। अब किसकी मजाल थी कि घोंसले में हाथ लगाता। बादशाह बेगम को एक और मशगूल उन चिड़ियों के लिए बादशाह बेगम अपने हाथ से अनाज के दाने बाग में बखेड़ा करती। चिड़िया उन दानों को चोंच में दबाती और अपने बच्चों को जाकर खिलाती। बच्चों की नरम नरम छू छू से बाग गूंजा करता। इन हजारों चिड़ियों में फाख्ता के एक जोड़े ने भी एक ऊंचे घने पेड़ में घोंसला बनाया था। इस घोंसले में फाकत ने अंडे दिए, मगर एक अंडा पता नहीं कैसे गिरकर टूट गया। अब एक ही अंडा बचा था, जिसको दोनों फाकत मिलकर बारी बारी सेती रहती, और फिर एक बच्चा अंडे से बाहर निकला। बादशाह बेगम को फाख्ता का यह जोड़ा बहुत पसंद था। भोले भाले नर और मादा, बिल्कुल कबूतर की सूरत थे। न किसी से लड़ाई ना झगड़ा, सारा दिन मज़े से बाग में उड़ा करते और दाना चुगा करते। फाख्ता बादशाह बेगम से इस कदर हिल गई थी कि वह गेहूं या जौ के दाने अपनी हथेली पर रखकर हाथ बढ़ाती तो वह फर से उड़कर आती और दाना उठा ले जाती, फिर आती, फिर दाना उठा ले जाती। बादशाह बेगम को बड़ा अच्छा लगता। वो हंसती रहती और फाख्ता को दाना खिलाती रहती। कई दिन गुजर गए। फाख्ता का बच्चा बड़ा हो गया। उसका बोटी जैसा बदन नरम नरम परों से भर गया। अपने गोल गोल गुलाबी गुलाबी आंखों से वो बादशाह बेगम को देखता तो उनके दिल में गुदगुदी सी होने लगती। कितना भोला और मासूम बच्चा था। यह एक मादा फाख्ता थी और अपनी माँ की तरह वह भी बादशाह बेगम से बहुत मानूस हो गई थी। जब वह उड़ने के काबिल हुई तो बादशाह बेगम के पुकारने पर आती और उड़कर उनके घुटने पर बैठ जाती, कभी कंधे पर बैठ जाती। वह अपनी हथेली पर दाना रखकर उसे खिलाती। इन दानों में किशमिश, बादाम का चूरा, अखरोट का चूरा, ताल मखाने का चूरा और काजू के नन्हे नन्हे टुकड़े होते थे जो फख्ता खाती थी। यह मेवा खाकर फख्ता की बच्ची बहुत तंदुरुस्त, बहुत चिकनी और बहुत प्यारी निकल रही थी। बादशाह बेगम ने उसको फाख्ता शहजादी का नाम दिया था। वह उसको आवाज़ देती कि फाकत शहजादी और फाकत शहजादी। बाग में जहाँ कहीं भी होती, उड़ती हुई उनके पास आ जाती। बादशाह भी इस फाकत शहजादी से बहुत प्यार करने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से बादशाह बेगम बहुत खुश रहने लगी थी। अब वह किसी भी वक्त कोई बच्चा न होने का गम नहीं मनाती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी फाख्ता बेटी के लिए घुंघरूदार छल्ले बनवाना चाहती हूँ, ताकि वह उड़े तो छन मन की आवाज़ से बाग में एक अनोखी सी चहल पहल होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बनवाए घुंघरू, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। बादशाह खुश होकर बोला। इसके बाद देखते ही देखते सोने के घुंघरूदार छल्ले बनकर आ गए। उन घुंघरू में हीरे जड़े थे। बादशाह बेगम ने बड़े प्यार से फाख्ता बच्ची को पकड़ा और उसके नाजुक नाजुक पंजों में घुंघरू डाल दिए। पहले तो फाख्ता बच्ची थोड़ा घबराई, मगर फिर आराम से चलने फिरने और उड़ने लगी। वाकई घुंघरू की नाजुक नाजुक छन-मन बड़ी अच्छी लगती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कई साल हो गए। फख्ता शहजादी अब खूब मोटी, ताज़ी बड़ी हो गई थी। उसने भी अंडे दिए, कई बच्चे निकले, बड़े हुए और यह सब बादशाह बेगम के बाग में रहने लगे। बाग दिन बदन खूबसूरत और घना होता जा रहा था।
लोग दूर दूर से उसे देखने आते और बादशाह बेगम की इजाज़त लेकर उसकी सैर करते थे। उस बाग का नाम बेगम का बाग पुका जाने लगा। उसके गुलाब के फूल मशहूर थे। ऊंग दिन ऐसा हुआ कि उस बाग को देखने के लिए पड़ोसी मुल्क का एक शहजादा आया। बादशाह ने उसकी बड़ी खातिर की। शहजादा बहुत खूबसूरत और बहादुर था। बहुत जल्द वो अपने बादशाह बाप की जगह तख्त पर बैठने वाला था। बादशाह बेगम भी उसके आने से बहुत खुश हुई। वह शहजादे को बाग की सैर करा रही थी और फूल पौधे दिखा रही थी कि शहजादे ने बड़ी अच्छी छन छन की आवाज़ सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहने धीरे धीरे चल रही है। शहजादा इधर उधर देखने लगा। कोई नजर नहीं आया। वह कुछ दूर चला तो फिर वही आवाज़ सुनाई दी। घुंघरू छलक रहे थे। शहजादे ने झिझक हुए बादशाह बेगम से पूछा, बेगम साहिबा, ये घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या हमारे और आपके अलावा कोई और भी यहाँ टहल रहा है? बादशाह बेगम को शरारत सूझी। वह हंसकर बोली, हाँ शहजादे, मेरी बच्ची भी बाग की सैर कर रही है। शहजादा बोला, क्या वह बहुत छोटी सी है? बादशाह बेगम बोली, माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा बच्चा ही मालूम होता है, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बादशाह बेगम ने अपनी फाख्ता को देख लिया था, जो आराम से घास पर चल फिर रही थी और उसके नाजुक पैरों में पड़े घुंघरू छनक रहे थे। फिर वह उड़कर पेड़ पर बैठी तो छन छन की आवाज़ और तेज हो गई। शहजादे को यह आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। उसने सोचा, बादशाह बेगम उसको बता नहीं रही है, उनकी बच्ची अच्छी खासी बड़ी होगी, वह बादशाह बेगम की तरह ही खूबसूरत होगी। अगर हमारी शादी इनकी बेटी के साथ हो जाए तो क्या कहना? हम भी अपने माँ बाप के अकेले हैं, ये बच्ची भी अपने माँ बाप की अकेली है, यानी वो सल्तनत भी हमारी, ये सल्तनत भी हमारी। हमारी अम्मा बेगम अब बहुत बीमार रहने लगी हैं। अभी कल ही वो कह रही थीं, उनके सामने हमारी शादी हो जाए तो उनकी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो जाए। बादशाह और शहजाद की जिद्द का क्या कहना, जो दिल में ठान लिया वह ठान लिया। शहजादा वापस अपने मुल्क गया तो उसने अपनी अम्मा बेगम को बताया। उसकी अम्मा बेगम की बसी खिल गई। लो भाई, दोनों हाथों में लड्डू बैठे बिठाए, एक और सल्तनत मिल जाएगी। बादशाह से जिक्र किया तो वह भी तैयार हो गए। अब उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेज दिया। यह रिश्ता सुनकर बादशाह और बादशाह बेगम हैरान रह गए। जब शहजादे का रिश्ता उनकी बच्ची के लिए आया, बादशाह ने बोलना चाहा कि हमारी बच्ची, वह इतना ही कहाँ पाया था कि बादशाह बेगम ने उसका हाथ दबा दिया और बोली, यह हमारे लिए अच्छी बात है कि ऐसा अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। हमें शहजादा दिल से पसंद है, मगर हमारी बेटी अभी छोटी है, कुल 10 बरस की है, हम उसको अभी कैसे ब्याह दें? हाँ, अगर बादशाह जहां बरस इंतजार करें तो हम बाखुशी यह शादी कर देंगे। जो लोग पैगाम लेकर आए थे उनको ढेरों इनाम मिला और वह वापस अपने बादशाह के पास गए। जब वह लोग वापस गए और अपने बादशाह को सारा हाल बताया तो बादशाह ने कहा, शहजादी 10 बरस की है, हमारा बेटा 16 से 17 बरस का है, कोई खास फर्क नहीं है। बादशाह बेगम से जाकर करो, उनकी बेटी हमारी बेटी है, वह शादी के बाद हमारे साथ बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी। हमारी बादशाह बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी यह ख्वाहिश है उनके सामने उनके बेटे के सर पर सेहरा बंध जाए, इसलिए हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। उन्होंने अपना कासी दोबारा भेज दिया। उधर फाख्ता वाले बादशाह सलामत बेहद परेशान थे। वह बार बार अपनी बेगम से कहते थे, बेगम, आपने यह कैसा मजाक किया है? जब हमारी कोई बेटी ही नहीं है तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? क्या होगा, इस मजाक का इल्ज़ाम हम यह सोचकर डरते हैं। बादशाह बेगम भी थोड़ी परेशान हुई, मगर ज्यादा नहीं। उनको पता नहीं क्यों दरवेश की बात बार बार याद आ रही थी। आपको औलाद मिलेगी, मगर कुछ अरसे के बाद, आप फिक्र ना करें, हम अपने इस मजाक को निभाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बादशाह बेगम ने एक शर्त रखी, ठीक है, हमें शादी मंजूर है, मगर हमारी एक मजबूरी यह है कि जब हमारी बच्ची पैदा होने वाली थी तो किसी ने हमें बताया था कि 12 बरस तक उस बच्चे को लोगों की नज़रों से छुपा कर रखा जाए। कोई भी उसकी सूरत ना देख सके, ना आवाज़ सुन सके, वरना बच्ची की जान को खतरा होने के साथ साथ बच्ची के माँ बाप, घर बार, सब पर मुसीबत आ जाएगी। अब बादशाह सोच समझ ले और हमारी शर्त मंजूर कर ले तो ठीक है, हम शादी कर देंगे। वह शर्त यह थी कि शहजादी शादी होकर ससुराल ज़रूर जाएगी, मगर उसको ना कोई देखेगा, ना उसकी आवाज़ सुनेगा। उसके लिए अलग महल रहेगा और उसके साथ सिर्फ उसके मायके से साथ गई हुई उसकी दाई रहेगी।
वही उसकी देखभाल करेगी, वही उसके लिए खाना बनाएगी। बाकी मुलाजिम रहेंगे तो बाहरी कामकाज करेंगे। शहजादी के खास कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा, ना कभी उसको देखने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि उसका शौहर शहजादा भी उसको 2 बरस से पहले नहीं देख सकेगा। यह अजीबो गरीब शर्त बादशाह और के शहजादे ने मंजूर कर ली। शहजादी के लिए एक महल बनवाया गया। बिल्कुल अलग थलग, बेहद खूबसूरत शानदार महल था, मगर शहर से कुछ दूर एक वीरान जगह, ताकि कोई शहजादी की आवाज ना सुन सके, ना उसको देख सके। अजीब महल था, ना कोई खिड़की, ना रोशनदान, बस एक दरवाजा जो हर वक्त बंद रहता था। मुलाजिम बाहरी हिस्से में रहते थे। इसके बाद उनकी शादी भी हो गई, और शादी भी कैसी, जैसा कि शाही बादशाहों की शादियां हुआ करती हैं। इस कदर दहेज मिला कि बादशाह के महल में जगह ना रही। साथ ही साथ दुल्हन की डोली भी उसके अलग बने हुए महल में पहुंचा दी गई। डोली पहुंचने वाले डोली रख कर चले गए। लोग यह समझ रहे थे इसमें दुल्हन है, और इस दुल्हन के साथ आने वाली उसकी खास कनीज गुलबदन है। डोली रखकर लोग जा चुके थे। गुलबदन अपने हाथ में एक पिंजरा लिए उसमें से निकली और शहजादी के कमरे में चली गई। उसे पिंजरे में बादशाह की प्यारी फख्ता थी। शहजादा अपनी दुल्हन को ना देख सका और ना कोई बात कर सका, मगर उसको यह इत्मीनान जरूर था कि 2 बरस के बाद वह शहजादी को ना सिर्फ देखेगा, बल्कि उसके साथ जिंदगी भी गुजारे, और इसी उम्मीद में वह दिन गुजारने लगा। बादशाह बेगम को अपनी फाख्ता शहजादी की याद सताती, तो वह कुछ रोज के लिए उसको अपने यहाँ बुलवा लेती। बड़ी शान के साथ सवारी जाती, फंस में गुलबदन होती। गुलबदन की गोद में फाख्ता का पिंजरा होता और फंस यानी पालकी के दरवाजे बंद होते। यह बंद पालकी बादशाह बेगम के कमरे में रख दी जाती। बादशाह बेगम बड़ी खुश थी। उनको भी बस यही उम्मीद खुश रखती थी कि एक दिन उनको फाख्ता शहजादी की जगह एक चांद सी बेटी मिल जाएगी। वह दरवेश की पेशेन गोई पूरी होने का रास्ता देखा करती थी। कई महीने गुजर गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक रोज ऐश की अम्मा बेगम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने अपने शौहर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है मैं जिंदा ना रहूंगी। मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दें ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। बादशाह ने आंसू बहाते हुए कहा, मलका, आप अपनी ख्वाहिश बताएं। मलका ने कहा, मैं चाहती हूं एक बार अपनी बहू शहजादे की दुल्हन को देख लूं। बादशाह ने घबराकर कहा, मलका, आपको तो वह शर्त मालूम ही है कि दुल्हन शहजादी को ना कोई देखे और ना उसकी कोई आवाज सुने, वरना वह भी मर सकती है और उसको देखने वाला भी खत्म हो सकता है। सिर्फ वही नहीं, उसके खानदान पर भी तबाही आ सकती है। बीमार मलका ने कहा, मुझे मालूम है बादशाह सलामत, मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। यह हसरत लेकर दुनिया से जाऊंगी तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बादशाह अलीजा परेशान थे कि क्या करें। शहजादा भी कम परेशान नहीं था। एक तरफ वह शर्त और दूसरी तरफ मरती हुई माँ की ख्वाहिश। वजीर आजम ने मशवरा दिया कि मेरे सुल्तान, एक तरीका है जिससे मलका साहिबा की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और शर्त भी नहीं टूटेगी। बादशाह ने बेचैनी से टहलते हुए कहा, वह तरीका क्या है? वजीर आजम, बताओ, हम बहुत परेशान हैं। वजीर ने कहा, वह तरीका यह है मलका, आलिया को दुल्हन शहजादी के महल में ले जाया जाए। दुल्हन शहजादी ना अपनी सूरत दिखाएं और ना आवाज सुनाएं, बस कमरे के अंदर टहलने के अंदाज में चले फिरे। उनके पैरों में सुना है घुंघरूदार पायल रहती है। यह उनकी वालिदा ने बचपन से उनको पहना रखी है, और इस पायल को हर साल उनकी सालगिरह के मौके पर कुछ सोना डालकर बड़वार दुल्हन शहजादी कमरे के फर्श पर चलेगी तो उनकी पायल के घुंघरू छनक, यह खनक बाहर आएगी। मलका आलिया उस खनक को सुनेगी। उनको समझाया जाएगा कि इस खनक को सुनकर मुतमिन हो जाएं। उनकी बहू शहजादी उनके पास है, और 2 बरस के बाद वह इस मुल्क पर उनकी जगह बादशाह बेगम बनकर राज करेगी। यह सुनकर बादशाह ने कहा, वाह वजीर आजम, तुमने तो मेरी परेशानी पलक झपकते में दूर कर दी। और फिर यही हुआ। मलका बेगम वजीर आजम की बात पर तैयार हो गई और फाख्ता शहजादी के महल में आई। बादशाह भी साथ थे, शहजादा भी साथ था। गुलबदन ने पिंजरा खोलकर फाख्ता को कमरे के फर्श पर छोड़ दिया और बाहर आ गई। फाख्ता बड़े आराम के साथ इधर उधर चलने फिरने और दौड़ने लगी। उसके पैरों में पड़े घुंघरू खनक रहे थे, और इस आवाज को सुन सुनकर मलका खुश हो रही थी और कहने लगी, बस अब मुझे इत्मीनान हो गया। और वह अपने महल में वापस ले जाई गई, और उसी रात उस बेचारी का इंतकाल हो गया।
पूरा मुल्क सोग में डूब गया। शहजादे को भी माँ की मौत का बहुत सदमा था। 6 माह तक शोक मनाया जाता रहा और जैसे ही शोक का माहौल खत्म हुआ, शहजादा अली कदर के दिल में पता नहीं क्यों शहजादी को देखने और उससे मिलने की तमन्ना जाग उठी। माँ के बाद वह बहुत उदास रहने लगा था। न शिकार खेलने में दिल लगता, न तलवारबाजी और घुड़सवारी अच्छी लगती। चुपचाप इधर उधर टहला घूमा करता। अभी 2 बरस पूरे नहीं हुए थे, मगर वह शर्त तोड़ने पर तुल गया था। क्या करता, दिल से मजबूर था। उसने अपने दोस्त वापस उसके मुल्क भेज दिया जाए। अब उसके यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए उसको वापस कर दिया गया। बादशाह ने चाहा शहजादे की दूसरी शादी कर दी जाए, मगर शहजादा तैयार नहीं हुआ। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता कि वह रोज अपने दोस्त वजीरजादे को साथ लेकर जंगल में निकल जाता। वह उस रास्ते से जाता जिस रास्ते पर उसने फाख्ता को जाते देखा था। सारा दिन वह जंगल में घूमता, एक एक पेड़, एक एक झाड़ी को देखता। नदी के किनारे टहल, मगर उसको फाकत नजर न आती। बादशाह ने उसको मना करना या टोकना मुनासिब ना समझा। उनका ख्याल था शहजादी की यह दीवानगी वक़्ती है, कुछ रोज के बाद वह खुद घबरा जाएगा। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर गए। अब सुनो उधर फाख्ता की बात, शाह बेगम की कहानी। जब गुलबदन ने वहां पहुंचकर यह सब हाल बताया तो बादशाह बेगम ने दिल थाम लिया। एक तो अपनी प्यारी फाख्ता का गम, दूसरे इस बात का गम कि दरवेश ने गलत कहा था। 10 साल हो चुके थे, औलाद की आरजू पूरी नहीं हुई थी। औलाद की तरह पाली हुई फाख्ता भी हाथ से जा चुकी थी। उनको फिर दुखों ने घेरा। अपने बाग में वह जाती जरूर थी, मगर अब वह खुशी नहीं रही थी। चुपचाप एक जगह बैठी इधर उधर देखा करती। बादशाह सलामत ने बहुत समझाया, मगर उनकी हालत न बदली। गुलबदन हर वक्त उनके साथ रहा करती और उनकी यह हालत देखकर वह भी परेशान रहती। एक रोज बादशाह बेगम बाग में टहल रही थीं कि फाटक पर कुछ शोर हुआ और पहरेदार किसी को डांट रहे थे। बादशाह बेगम ने गुलबदन से कहा, जाओ देखो यह शोर कैसा है। वह जल्दी जल्दी फाटक की तरफ दौड़ी। बादशाह बेगम आगे बढ़कर हौज के किनारे बैठ गई और खाली खाली नजरों से तैरती हुई रंगी मछलियों को देखने लगी। अचानक उन्हें ऐसा लगा उनकी प्यारी फाख्ता कहीं आसपास चल रही है। घुंघरू छलक रहे थे। वह चौंक कर खड़ी हो गई और बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, मेरी बच्ची तुम कहाँ हो? अचानक उसको एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ अम्मा बेगम। आपके पास एक बहुत मीठी सी नरम नरम आवाज आई और घुंघरू जोर जोर से छन के छन मन हो रहे थे। बादशाह बेगम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने बाजू पर जोर से चुटकी काटी। बेहद गोरी चिट्ठी, 10 से 11 बरस की एक लड़की, जिसके गालों पर जैसे गुलाब खेल रहे थे, जिसकी आंखों में जैसे हीरे चमक रहे थे और जिसके लंबे लंबे स्याह बालों में जैसे सावन भादों की घटाएं झूम रही थीं। सुर्ख रंग के लिबास में यह उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह लड़की बादशाह बेगम, आपकी बेटी फाख्ता शहजादी है। गुलबदन ने हंसकर लड़की का हाथ पकड़ा और बादशाह बेगम की तरफ ले गई। ठीक 10 साल के बाद आपको औलाद का सुख मिल गया। बादशाह बेगम खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर लड़की को अपने सीने से लगा लिया। लड़की के जिस्म से गुलाब के फूलों की महक आ रही थी और बाल जूही के फूलों की तरह खुशबुओं लूटा रहे थे। लड़की भी बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे लिपट गई। माँ, मेरी माँ, वह बार बार कह रही थी और बादशाह बेगम का मुंह चूम रही थी। मैं आपकी फ़ख हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैंने आपको पहचान लिया है मेरी बच्ची। मेरी शहजादी, बादशाह बेगम ने कहा, यह बता तू कैसे आई, किधर से आई? उसने कहा, लंबा किस्सा है, आराम से बैठिए। इतने में बादशाह सलामत भी तशरीफ़ लाए। वह हैरान भी थे और खुश तो इतने के मत पूछो। शहजादी ने बताया कि मैं अपने कमरे से बाहर निकली और दीवार पर बैठी तो शहजादी को अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई। इसी घबराहट में उड़ती उड़ती शहर से निकलकर जंगल में पहुंच गई। एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर मैंने सांस बराबर की, फिर अम्मा बेगम को याद करके रोने लगी। उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू बारिश के कतरे की तरह उन पर गिरे तो उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने सिसक कर कहा, जनाब, मैं अपनी माँ बादशाह बेगम से बिछड़ गई हूँ और अब उनसे मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इस जंगल में मेरा दिल घबरा रहा है। बताइए, रो, नहीं तो क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम बादशाह बेगम की बेटी हो ना? फिर उन बुजुर्ग ने मुझे नीचे बुलाया। मैं चली गई।
फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मैं एक लड़की बन चुकी थी। उन्होंने वह कहानी सुनी। इसके बाद हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगीं। चिरागा किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, गरीबों को खाना खिलाया गया, कपड़े पहनाए गए और उसके साथ ही जहां उसे फख्ता शहजादी की शादी हुई थी, उस बादशाह और उसके बेटे शहजादे को खुशखबरी भेजी गई कि हंसी खुशी आए और शहजादी को रुखसत कराकर ले जाए। बड़ी शान के साथ वह दोनों बाप बेटे आए। शहजादा खुश भी था, हैरान भी था। आखिर शहजादी इतनी दूर कैसे आ गई और किस तरह फिर इंसानी रूप में वापस आई? बादशाह बेगम ने कहा, बेटा ये सब मत जानो और इनके बारे में ज़्यादा ना सोचो। बस हमारा घर बस गया, हमें खुशियाँ मिल गईं। बस हमारे लिए यही बहुत है। कुछ रोज़ के बाद फाख्ता शहजादी को बड़ी धूमधाम के साथ शहजादे के साथ रुखसत कर दिया गया और इस तरह फाख्ता शहजादी की कहानी खत्म हुई। बादशाह बेगम जब तक जिंदा रही, इन फाख्ताहों को अपने हाथ से दाना खिलाती रही। इसी के साथ यह कहानी पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।